नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की बेटी अनारा पटेल की गुजरात में जमीनों के धंधों की कहानी क्या है। लगभग 85 साल की हो गई गवर्नर, लेकिन हटाने का नाम नहीं ले रही दिल्ली लॉबी। और गवर्नर साहिबा योगी जी को निपटाने में जुटी रहती हैं, ऐसी चर्चा है। क्या खेल है इसके पीछे, और क्या खेल है एसआईआर के पीछे? क्या मध्यम वर्गीय के भी परिवारों के पसीने आ गए हैं? ज्ञानेश कुमार डरने लगे कि जनता सड़कों पर ना आ जाए। अभय दुबे जी के संग बहुत शानदार बातचीत की, लेकर चलता हूं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनते हैं पूरी बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। संविधान दिवस पर बड़ी बड़ी लंबे लंबे डायलॉग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कस्मे वादे, पर देश के किसी भी स्थिति में, किसी भी हिस्से में, किसी भी हालात में देखें तो लगता है कि संविधान बचा कहाँ है देश में। किसी भी स्तंभ को देख लीजिए, चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्याय तंत्र हो, हर जगह लगता है कि चीजें बड़ी खोखली होती चली जा रही हैं और लोगों का भरोसा टूटने लगा है। कभी कि दो लोगों में लड़ाई हो जाती थी, कहते थे मैं तुमको अदालत में देख लूंगा, इतना भरोसा होता था अदालत में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा में जाना होता है तो वो कुछ भी फैसला देने लगते हैं, तो भरोसा वहां भी टूटा है। इन हालातों में संविधान पे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या आम आदमी को सहज लगेंगी? ये लगेगा कि भारत वही है जहाँ पे संविधान की रक्षा के लिए लोग जान दे देते थे रहे। और अब तो इस नारे पे तो चुनाव हार गए कि अब की बार 400 पार संविधान बदलना है। अब क्या लग रहा है कि लोगों के मन में ये है, अभी भी संविधान बदलने की इनकी इच्छा है, या खत्म हो गई कि अब संविधान नहीं बदलना है? क्या लगता है? देखिए, मुझे तो नई परिस्थितियां देख के ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नई तिकड़म ये है कि संविधान के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए सदन में प्रस्ताव लाके उसको बदलने के झंझट में पड़े बिना, संविधान के शब्दों के साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना, संविधान की जो भावना है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पीछे 3 ऐसी बातें हैं जो संविधान की भावना के विपरीत हैं, लोक प्रतिनिधित्व कानून में बिना कोई परिवर्तन किए हुए। मतदाताओं को जो वोट का अधिकार दिया गया है, एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार है, बिना उसके साथ कोई छेड़छाड़ किए हुए पूरी तरीके से जो संविधान में मताधिकार है, उसके अर्थ को बदल दिया गया है। आप सरकार पे इल्जाम नहीं लगा सकते बीजेपी के आपने संविधान बदला है। वो कहेंगे बताइए कहां बदला है। लेकिन संविधान का जो संदेश है, उस संदेश को पूरी तरीके से विकृत कर दिया गया है। नंबर 1 बात मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात यह है कि हमारा संविधान ये कहता था, संविधान में जब वोटिंग का अधिकार दिया गया था एक व्यक्ति को, तो उसके पीछे भावना ये थी कि चुनाव आयोग चुनाव कराएगा और ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को लोगों के मताधिकार को सुरक्षित करे, यानी ठीक से उन्हें वोटर लिस्ट में दर्ज करे। और जब वो पोलिंग बूथ के ऊपर जाएं तो उनको वो अपना उन्हें उसका मतदान उसका मत जो है वो दिखाई पड़े, वोट उसका दिखाई पड़े लिस्ट में, और वो जाके वोट डाल दे। वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विकलांग हो। और ये अधिकार जेल के कैदी को भी है संजय जी। जेलों में भी वोट पड़ते हैं, यानी जिस व्यक्ति को मर्डर में फांसी की सजा मिली हुई है, उसको भी वोट डालने का अधिकार है, उसका वोट का अधिकार नहीं छिनता है। जो स्मगलर बंद है वहां पे, उसको भी वोट का अधिकार है। बलात्कारी बंद है, उसको भी वोट का अधिकार है। वहां पे वोट का अधिकार हर ये ऐसा अधिकार है, आप बताइए, समझ लीजिए। और भारतीय गणतंत्र ये गारंटी करता है कि हर व्यक्ति वोट डालेगा। और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी परिस्थितियां बनाए जिससे बिना किसी झंझट के वो वोट डाले। इस सरकार ने चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके संविधान की जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट को नष्ट कर दिया है। उसने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जो है वो मतदाता पर डाल दी है। अब क्या चक्कर है, और ये केवल गरीब मतदाता के ऊपर समस्या नहीं है। मैं तो ऐसे अपार्टमेंट में रहता हूं जहां आधे से ज्यादा लोगों के पास मर्सिडीज कारें हैं।
बीएमडब्ल्यू कारें हैं, टोयोटा कारें हैं, तरह तरह की नई से नई कारें हैं। 2-3 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशनों में काम करते हैं, गांव में उनके पास जमीनें हैं, और इनमें से 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर और नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। ये और बता दूं, पूरे अपार्टमेंट में मुश्किल से 4-5 परिवार होंगे जो बीजेपी के खिलाफ होंगे। रवीश भी तो वहीं रहते हैं सब इतने परेशान है, इसकी कोई सीमा नहीं है। रवीश भी तो आप ही के अपार्टमेंट में रहते हैं। हाँ, आपके सब इतने परेशान है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबको लग रहा है कि अभी तक तो बड़े आराम से घर बैठे थे, अपने वोट बस केवल चुनाव से पहले वो वोटर लिस्ट निकाल के देख लेते थे उस पर, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि हमारा वोट ये दिखाई पड़ रहा है, और बस वोट डालाते थे अपना पान चबाते हुए और च्युइंगम चबाते हुए जाते थे, वोट डाल के घर आते थे आराम से। अब वो एसआरआई का फार्म हाथ में लिए खड़े हुए हैं सब, लगभग चेहरे पे सबके मूर्खों ऐसे भाव हैं, हर एक के चेहरे पे मूर्ख, भाई क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछ रहे इसमें क्या करना है ये, और सबके मन में अंदेशा है कि जब वो ले जाएगा बीएलओ फार्म, तो जब उसका डिजिटाइजेशन करेगा, तो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस वो बीएलओ ने हम लोगों को दिखाया था, हर बार जब आपके दिए हुए तथ्य वो उसमें भरता है, उसके अंदर जो उसके डिजिटल फॉर्मेट है, तो वो तुरंत ही मैच करना चाहिए किसी चीज से, अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं। अगर वो मैच नहीं करेगा और वो रिजेक्ट कर देगा, अगर वो प्रोसेस उसको, और वो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो अंदर सॉफ्टवेयर में ही है, रिजेक्ट कर देगा तो आपका वोट कट जाएगा। जैसे कि आपने अपना जो एपिक नंबर लिखा है, उस एपिक नंबर में आप कोई चीज लिखना भूल गए, EVZ वगैरह कुछ आपने ऐसी लिख दी कि समझ में नहीं आ रही, या आप भूल गए, या कुछ जरा सी गड़बड़ हुई, गया आपका वोट फिर काम से। फिर आपके पास में या तो वोट ऐसे ही आपको पता ही नहीं चलेगा, काट दिया जाएगा, या फिर आपके पास ERO का, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का नोटिस आएगा, फिर आप अपना दस्तावेज लेकर दौड़ धूप कीजिए, तब आपका वोट बनेगा। इतनी फुर्सत अगर आपको हो तो कर लीजिए, नहीं फुर्सत हो तो घर बैठिए। ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो सक्षम लोग हैं, समाज के जो शीर्ष 4-5-10-12% लोग हैं, उनमें से एक है, उनकी बात मैं कह रहा हूं आपसे। अब आप उनकी कल्पना कीजिए, वो आपने तो शायद आप ही ने दिखाया था वीडियो, 4 PM पे दिखाया गया था, या शायद कहीं और दिखाया गया था, उसमें एक मजदूर जो है वो उसमें नलकूप में, ट्यूबवेल में खुदाई कर रहा है, तो वो बीएलओ उसके पास पहुंचता है, सारी सर फॉर्म देके बोलता है, ले इसको भर दे जल्दी से। तो वो कहता है मैं तो खुदाई कर रहा हूं। तो वो कह रहा, अरे तुझसे भर, 3 बार 2 बार घर जा चुका हूं, उसे मैं बार बार नहीं आऊंगा तेरे पास, जल्दी भर उसको, बिल्कुल जैसे जिस भाषा में भर। वो कह रहा है अच्छा तू मेरी खुदाई कर दे, मैं तेरा फॉर्म भर देता हूँ। क्या बकवास कर रहा है, फॉर्म भर। अब आप सोचो, उसके पास तो खुदाई करने के लिए जो है वो खुदाई करना, उसका रोजी रोटी कमानी है कि वो फॉर्म भरेगा। इससे पहले चुनाव आयोग क्या करता था कि वो लोगों से कोई डिमांड नहीं करता था। मजदूर खुदाई कर रहा है, निराई कर रहा है खेत की, घर में बैठा हुआ है, स्कूल में पढ़ा रहा है, शिक्षक है, क्या है, वो लोग जाते थे, उनसे पूछ लेते थे और फॉर्म भर के साइन करके अपने जमा कर देते थे, वोट बन जाता था। उससे ये उम्मीद नहीं होती थी कि 2003 की लिस्ट का रिकॉर्ड निकाल के लाओ। कितना मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, और खासतौर से अगर उसमें बदमाशी का आइडिया भी हो तो रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। फिर जब काफी पूरी ईमानदारी से किया जाए तब भी मुश्किल है, मैं आपको। तो ये पहली संविधान विरोधी पहला काम तो ये किया गया। अब आइए संविधान विरोधी दूसरे काम पे। संविधान जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, संविधान के तहत उसकी कोई औकात वजूद नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। राजनीतिक दल केवल राजनीति को सुविधापूर्ण तरीके से चलाने के लिए बने हैं, लेकिन उनका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। पूरा संविधान ढूंढ लीजिए, उसमें कोई राजनीतिक दल नाम की चीज नहीं लिखी हुई है। संसद एवं विधायिका में सरकार कौन बनाएगा? संविधान स्पष्ट रूप से कहता है बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वो बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैसी होगी? क्या वो किसी एक पार्टी की होगी? वो 10 पार्टियों की होगी? किसी पार्टी की नहीं होगी? उसमें निर्दलीय होगी? कहीं कोई जिक्र नहीं। जब तक दल बदल विरोधी कानून नहीं बनाता तब तक राजनीतिक दल, एक कानूनी राजनीतिक दल जो थे, उनकी कोई कानूनी वो ही नहीं थी, उसकी कोई कानूनी आधार नहीं था। कायदे से चुनाव आयोग जो लोग एक राजनीतिक दल को एक सिंबल देता है, एक चुनाव चिन्ह देता है, आप अगर देखें, अगर आप गंभीरता से देखें तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता।
जिस तरह एक निर्दलीय 3 निर्दलियों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, उसी तरह एक राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को भी अलग-अलग चुनाव चिन्ह दिए जाने चाहिए। इससे वो उसको विशेष रूप से एक निर्दलीय के मुकाबले अधिक लाभप्रद स्थिति में पहुंचा देता है। तो इसमें क्या है कि 3 साल पहले बीजेपी ने चुपचाप एक बीएलए नाम की कैटेगरी बनाई, वो भी चुनाव आयोग की मदद से। तब के राजीव कुमार जी रहे होंगे चुनाव आयुक्त, और तब हम लोगों को पता नहीं था कि बीएलए कैटेगरी का ये मतलब होगा, ये मतलब निकलेगा कि अब हर जो पार्टी है वो बीएलए बना रही है अपने और उनको ट्रेनिंग दे रही है, और साथ में वो झुंझला भी रही है भाजपा को छोड़ के। भाजपा को तो सब पता था, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो बीएलए कैसे बनाएगा, जबकि संविधान निर्दलीय उम्मीदवार को भी इजाजत देता है कि वो चुनाव लड़े और उसको भी एक राजनीति में एक समान जमीन मुहैया कराने का काम चुनाव आयोग का। एक इस संविधान की इस भावना को भी इन्होंने पूरी तरीके से नष्ट और विकृत कर दिया। तो ये जो पूरा सब मामला हुआ है, तो संविधान को बिना छेड़छाड़ किए हुए संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। संविधान का वो असर नहीं रह जाएगा इन तमाम चीजों के बाद में, जो कि पहले एक जमाने में हुआ करता था। अब वो बात नहीं रह गई है कि संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान एकमात्र धर्म ग्रंथ है। अरे भाई, भारत में तो हिंदू समाज भारत में 80% है, हिंदू समाज में तो एकमात्र धर्म ग्रंथ कोई होता ही नहीं है। ये तो मुसलमानों में होता है, ईसाइयों में होता है, सेमेटिक रिलीजन्स में होता है। तो मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि संविधान के नाम पर काफी गड़बड़ियां हो रही हैं। संविधान को गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, संविधान में बिना छेड़छाड़ किए हुए जो संवैधानिक भावना है उसको नष्ट किया जा रहा है पूरी तरीके से। ये स्थिति है पूरी की पूरी। तो ऐसे में संविधान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है कि लोग संविधान की रक्षा करने के लिए हम किस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, वो दिक्कत कितनी जटिल है, कितनी नई है, पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक बात है अभय जी, और यही कारण है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। डर रहे हैं कि जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, बीएलओ आके प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा पहली बार में देश में देखने को मिल रहा है कि काम की अधिकता, काम की परेशानियां, काम का प्रेशर ऐसा डाला जा रहा है, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। आप सोचिए, अपनी जिंदगी से मुक्त होना चाहते हैं काम की वजह से, केवल एसआईआर की वजह से। ये कितना खतरनाक संकेत है लोकतंत्र में कि आदमी जान दे रहा है क्योंकि इस पर दबाव है, इनके वोट काटो, उनके वोट जोड़े, दबाव है। तो ज्ञानेश कुमार को लग रहा है कि आप तो उम्र में छोटे हैं, तो आपको इमरजेंसी वाला जमाना याद नहीं होगा। मेरी भी दाढ़ी मूछ निकली रही थी उस वक्त, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से तब भी सचेत और सक्रिय था, जेल भी गया था। इमरजेंसी में नसबंदी के टारगेट दिए जाते थे, और वो नसबंदी के टारगेट्स जो होते थे, वो जो नहीं पूरा करता था उसकी आफत थी। अब इस वक्त जो बीएलए हैं उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि इतने फॉर्म रिजेक्शन वाले लाओ, ताकि उनके आधार पर वोट काटे जा सकें। जो बीएलए ऐसी नहीं कर रहा है उसकी वाट लगा दी जाती है, और कल शादी होने वाली है, आज बंदा आत्महत्या कर लेता है। ये हो रहा है। ये गुस्सा बढ़ता चला गया, अगर जनता में ये रिएक्शन होता चला गया तो इसके परिणाम क्या क्या हो देखने को मिल सकते हैं देश भर में। देखिए, परिणाम तो बुरे ही होंगे, अच्छे तो होंगे नहीं। अगर गुस्से में प्रतिक्रिया हुई तो परिणाम तो बुरे ही होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो देश में माहौल है और जिस तरह से समाज जो है वो तरह तरह की विचारधाराओं में बटा हुआ है, राजनीतिक निष्ठाओं में बटा हुआ है, उससे मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की ज्यादा बड़ी स्थिति पैदा होगी। क्योंकि लोग, जैसे कि शकील अहमद ने जो इस्तीफा दिया है बिहार में, कांग्रेस के नेता जो थे, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, इतने वोट काटे गए, किसी ने आंदोलन तो किया नहीं। अब बताइए वो मजदूर कैसे आंदोलन करेगा जो 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 ट्यूबवेल में खुदाई कर रहा है? जब उसे एसआईआर का फॉर्म भरने की फुर्सत नहीं है, तो वो आंदोलन करने की फुर्सत कैसे मिलेगी उसे?
आंदोलन हिंदुस्तान की जैसी जनता के बड़ा हिस्सा कभी आंदोलन नहीं करता, क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है जीवन की। दिन भर मेहनत करनी है, रात को थक के सो जाना है। अगर वो रात को सोएगा नहीं तो सवेरे दिन में काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जन आंदोलनों वगैरह में भी बहुत कम संख्या में ही लोग भागीदारी करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में कोई भागीदारी नहीं करता भारत के जन आंदोलनों में। तो ये स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत लेकिन आपको याद होगा कि जेपी का भी एक आंदोलन खड़ा हुआ था, अन्ना का भी एक आंदोलन खड़ा हुआ था। उन आंदोलन, अन्ना का आंदोलन में मुख्य तौर पर मध्यवर्गीय लोग, जिनके पास धन होता है, जिनके पास आमदनी होती है, थोड़ी सी बचत होती है, अगर 2-3 महीने तक वो ना भी कमाए तब भी उनके यहाँ रोज आटा दाल चावल की समस्या नहीं होगी। इस तरह के लोग होते हैं। वो पूरा जो एंटी करप्शन मूवमेंट था उसमें इस तरह के लोगों की भागीदारी थी। मुख्य तौर पर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में छात्रों और युवाओं की भागीदारी थी। जो छात्र युवा वाहिनी जो थी, वो उसकी भागीदारी थी, वो उस आंदोलन के हिराबल दस्ते में थी, क्योंकि वो लोग उनके जो माता पिता थे उनके ऊपर निर्भर थे। माता पिता उनका ख्याल व्याल रखते थे, तो इस तरीके से वो था। ऐसा नहीं था कि वो उनको परिवार चलाना था। तो ये स्थितियां थी उसमें। तो और जो राम जन्मभूमि आंदोलन था, हालांकि वो दक्षिणपंथी आंदोलन था, लेकिन फिर भी उसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने भागीदारी की। उसके अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर मध्यवर्गीय लोगों की भागीदारी थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तमाम संगठन, इनका पैसा वैसा तमाम उस आंदोलन के पीछे लगा हुआ था। ठीक बात है। एक खबर आ रही है कि कल जब ये अयोध्या में कार्यक्रम था, उसके बाद योगी और भागवत में बंद कमरे में 1-1.5 घंटे मीटिंग हुई। भागवत के तो सुर बदल गए हैं। बिहार चुनाव के बाद मुझे लगता है भागवत डर रहे हैं। तो क्या योगी से पिंड छुड़ाने वाली बात थी, या मोदी के सामने नतमस्तक होने की बात रही? अगर कोई ऐसी मीटिंग हुई होगी तो आपको क्या लगता है बंद कमरे में क्या बातें होंगी? भागवत ने योगी को इन दोनों के बीच में जो मीटिंगें होती हैं वो काफी गोपनीय किस्म की होती हैं। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पराजित हो गई थी, तो गोरखपुर में मोहन भागवत और योगी के बीच में जो है वो बैठक हुई थी। वो भी गुप्त बैठक हुई थी। फिर बीच में एक बार ऐसा आया कि बनारस आए मोहन भागवत, तो योगी जी उनसे मिलने गए, मोहन भागवत ने उनको मिलने का टाइम नहीं दिया। तो उस वक्त ऐसा लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योगी जी के बीच की जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री शायद कुछ बदल रही है। लेकिन अब वो केमिस्ट्री फिर बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है ये है कि ये लोग नरेंद्र मोदी के सवाल पर आपस में चर्चा करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि भाई अब इस वक्त शक्तियों का संतुलन क्या है। 3 चुनाव हो चुके हैं, तीनों चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ठीक से जीत गई है चुनाव। तो वो क्या शक्तियों का संतुलन है, क्या है? दिल्ली का चुनाव भी जीत गई है, तो 4 मानिए आप चुनाव, 4 चुनाव जीत गई है भाजपा। तो अब क्या है, क्या करना चाहिए? पहले हम ये सोचते थे, वो सोचते थे। पहले ये आपको कहते होंगे भागवत जी, ये आपको हटाना चाहते थे, देखो हमने हटाने नहीं दिया। तो योगी जी कहते होंगे कि भाई आपने तो कहा था कि उनको हटा दिया जाएगा, हटाया क्यों नहीं? तो फिर सवाल ये होता, ये देखा जाता है कि ये इसी तरह की बातें हुई होंगी। तो अपनी अपनी रणनीति को उन लोगों ने एक दूसरे का मन लिया होगा, नोट्स एक्सचेंज किए होंगे, ये सब हुआ होगा उसके अंदर। वरना 1.5 घंटे तक क्या बातचीत की होगी? ये तो ना बातचीत की होगी कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, नालियां साफ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, सब्जी में नमक कैसा था, मिर्च कितनी थी, सब्जी में नमक कितना था, मिर्च कितनी थी। हाँ, ये तो ना बातचीत हुई होगी, यही सब बातचीतें हुई होंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में गलत शब्द कह रहा हूँ, मोदी और शाह साहब को क्या लगता है कि योगी को हटाना ज्यादा फायदेमंद है या योगी को बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद है 2027 के चुनाव में? देखिए, जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरी झंडी नहीं देता है इनको हटाने की, तब तक ये उनको नहीं हटा सकते। उत्तर प्रदेश का मामला है, और योगी जी को तभी हटाया जाएगा जबकि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों बिल्कुल एक मत होंगे इस सवाल के ऊपर। भाई इन्हें अब हटा दीजिए, अब कोई इनके रखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधा मतलब होगा, भागवत जी कह रहे होंगे कि मुझे भी इससे कोई फायदा नहीं है, योगी जी बोल रहे हैं हमें भी इससे कोई फायदा नहीं, तो इनको रखने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, उसको देख लिया जाएगा। अच्छा, तभी इनको हटाया जाएगा। अच्छा, यूपी में भी गजब सीन चल रहा है। केवल गवर्नर
को लेकर भी तरह तरह की बातें होती है। गवर्नर शायद मेरे ख्याल से 85-86 साल की हो गई। 75 साल पे तो टिकट कट रहा था, मुरली मनोहर जोशी आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में चले गए। गवर्नर साहिबा इतनी एज की हो गई। गवर्नर साहब की बेटी जो है अनारा पटेल, वो गुजरात में उसके जमीन कांड की चर्चा आज तक होती है। जमीनों के घोटाला, अनारा पटेल लो तो जमीनों के घोटाला की चर्चा बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जितना भ्रष्टाचार इन पिछले 6-7 सालों में बढ़ा है, उतना कभी नहीं हुआ। आरोप लगता है कि वाइस चांसलर तक पैसे लेकर पोस्टिंग की जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक मामला बड़ा चर्चा में रहा, उसने फर्जी दस्तावेजों के संग नौकरी करी। पूरे विश्वविद्यालयों में ये आलम है कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। और गवर्नर साहब के आरोप है कि राजभवन सेंटर बना हुआ है, राजभवन ने आंखें बंद कर ली है। अनारा जी की सेवाएं लीजिए लोग कहते हैं, और फिर कोई भी मन चाहे पोस्टिंग लीजिए। बड़ी एक्टिव रहती है अनारा, जमीन के धंधों वंधों में भी चर्चा चलती रहती है। कुछ वाइस चांसलर गुजरात पे यूनिवर्सिटी बन रही है, वहां से भी लक्ष्मी जी की सेवा करने चले जाते हैं। और गवर्नर की इतनी एज होने के बावजूद, क्योंकि गवर्नर में योगी में 36 का आंकड़ा रहता है, सब जानते हैं, क्योंकि गवर्नर दिल्ली के कैंप की है। लोग कहते हैं कि अमित शाह भी पसंद नहीं करते गवर्नर, लेकिन मोदी पसंद करते हैं। तो ये गवर्नर का बने रहना इतनी उम्र में, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का नंगा नाच होना और दिल्ली की आंखें बंद कर लेना, ये सब क्या कहलाता है? मुझे भी इसको ताज्जुब होता है। देखिए, मैं राजनीतिक समीक्षक हूं और हर चीज की समीक्षा कर पाना मुश्किल होता है। मुझे भी इसमें ताज्जुब होता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सामाजिक गठजोड़ बनाया था, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भाई, कुछ जो ऊंची जातियां हैं, वो कोई योगी जी के शासन से खुश नहीं है। योगी जी एक तीसरी ऊंची जाति को विशेष प्रोत्साहन देते हैं, बाकी दोनों ऊंची जातियों का ख्याल नहीं रखते हैं, उनका नुकसान हो जाता है उससे, तो वो लोग इस बात से खुश नहीं है। तो ये जो पिछड़ी जातियों के लोग मंत्रिमंडल में हैं इनके, चाहे वो निषाद हों, चाहे वो राजभर हों, कोई हों, तो वो लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि वो एकदम उनको लग रहा है कि उनके सारे हित, वो भी समय दिन गिन रहे हैं अपने, वो भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसका समर्थन करें, किसका न करें। जो संगठन है वो अच्छी हालत में नहीं है। अभी चौधरी साहब जो हैं वो संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं कब से। उनकी स्थिति यह है कि वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते। तो जब उनके सब लोग कहते हैं भाई हमें आप क्यों नियुक्त नहीं करते हैं, तो हम आपके आदमी, नहीं क्या फायदा होगा नियुक्त करने से, पता नहीं कल हटा दिया जाए। तो सब कुछ उत्तर प्रदेश में जड़ता का शिकार है। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई हरकत नहीं हो रही है। केवल योगी जी हैं, एक ही काम करते हैं, मुसलमानों को गाली देते रहते हैं। और झूठे विज्ञापन जो है ना, दावेदार झूठे विज्ञापन जो है टीवी, लंबे लंबे, इतने लंबे विज्ञापन टीवी पे आते हैं, इतनी लंबी पूरी एक किस्त होती है उसकी, किसी धारावाहिक की। उत्तर प्रदेश के कर्मठ और कर्मयोगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। तो ये सब चल रहा है। इसमें सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है विज्ञापनों के अंदर। प्रशासन और गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। नौकरशाही जो मन में आया वो कर रही है। मतलब ये स्थिति है। और ऐसी स्थिति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आंख बंद करके देख रहा है, और भारत भाजपा का आला कमान भी आंख बंद करके देख रहा है। हाँ, मतलब नहीं किसी को, जो हो रहा है होने दो। अब इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आला कमान ये तय करेगा कि भाई 2027 का चुनाव हमें जीतना है हर हालत में, जो कि शायद तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएगा, तो बहुत बदनामी होगी इन लोगों की, मोदी जी की ही साख गिर जाएगी। तो वो जैसा बिहार में चुनाव जीता उस तरीके से जीतेंगे चुनाव। ठीक बात है। बिहार में कौन सी बड़ी भारी स्थिति थी, कानून व्यवस्था की बहुत खराब हालत थी। नीतीश कुमार ने कोई शासन प्रशासन तो दिया नहीं था। ये 2010 वाले नीतीश कुमार तो थे नहीं, तो वो फिर भी वहां जीत गए चुनाव। उसी तरीके से यहां भी जीत जाएंगे। वहां 10,000 रुपए दिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में 15,000 रुपए महिलाओं खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। और चुनाव आयोग कहेगा कि मतदान के एक दिन पहले तक करो ट्रांसफर, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तस्वीर दी, बातचीत की। ये थे अभय दुबे जी। कैसे लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।